परिचय। क्या तुम जानती हो, मेरे पिता मधुमेह से पीड़ित है। ओह, क्या तुम्हारे दादाजी को भी मधुमेह था? मैं नहीं जानती, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम्हारे पिता को ये रोग उनके माता पिता से वंशागत रूप से तो नहीं मिला? किसी को वंशागत रूप से रोग कैसे मिल सकता है? माता पिता से उनके बच्चों में आनुवंशिक तत्व के स्थानांतरित होने से वंशागत रोग हो सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आनुवंशिक तत्व के रूप में डीएनए की खोज को समझना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए तथा आरएनए की संरचना को समझना, केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डॉगमा की पहचान करना, केंद्रक में डीएनए की पैकेजिंग को समझना, ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत को समझना, हर्शे एवं चेस के प्रयोग को समझना और डीएनए तथा आरएनए के बीच अंतरों को पहचानना। डीएनए की आनुवंशिक तत्व के रूप में पहचान। सन 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने केंद्रक में डीएनए की एक अम्लीय पदार्थ के रूप में पहचान की तथा इसे केंद्रकिन यानी न्यूक्लिन का नाम दिया। मॉरिस विल्किंस एवं रोसोलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे द्वारा डीएनए की क्रिस्टलोग्राफिक छवि प्रस्तुत की। एरविन चारगाफ ने बताया कि द्विरज्जुक डीएनए में एडेनिन व थाइमीन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर व 1 के बराबर होता है। इन तर्कों का उपयोग कर सन 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना निर्धारित की। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनस क्षार के 2 प्रकार होते हैं: एक प्यूरिन एडेनिन तथा ग्वानिन, 2 पिरिमिडीन आरएनए में साइटोसिन तथा यूरासिल या डीएनए में थाइमीन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में राइबोज शर्करा के एक मुक्त सिरे पर फॉस्फेट मोइटी होता है। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5' सिरा कहते हैं। राइबोज शर्करा के दूसरे स्वतंत्र सिरे पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' सिरा कहते हैं। डीएनए की संरचना। डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। 2 बहुलक प्रति समानांतर चलते हैं। एक बहुलक की ध्रुवता 5' से 3' होती है, जबकि दूसरे बहुलक की ध्रुवता 3' से 5' होती है। दोनों बहुलकों में पूरक आधार युग्मन होता है, जहां क्षारक युग्म हाइड्रोजन बंधों से बंधे होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती ढंग से राइट हैंडेड फैशन कुंडलित होती हैं। एक कुंडली में प्रत्येक 0.34 नैनोमीटर के बाद क्षारक युग्म होते हैं और प्रत्येक 3.4 नैनोमीटर के बाद कुंडली घूम जाती है। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षारक युग्म होते हैं। द्विकुंडली में एक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म पर स्थित होता है। मूल सिद्धांत। सेंट्रल डोगमा। मूल सिद्धांत का अर्थ निम्नलिखित ढंग से आनुवंशिक संकेत का प्रवाह है: डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस क्रिक ने किया। प्राक केंद्रकों यानी प्रोकार्योट में डीएनए कुंडली संवेष्टन। एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए द्विकुंडली की लंबाई 2.2 मीटर होती है। एक छोटे से केंद्रक में इसका समावेश कैसे होता है? एक प्राक केंद्र की कोशिका में डीएनए। प्राक केंद्रकों में डीएनए विशाल पाशों में संगठित होता है, जिसे प्रोटीनों में स्थित केंद्र काभ यानी न्यूक्लियोइड थामे रहते हैं। ससीम केंद्रकों यानी यूकैरियोट्स में डीएनए कुंडली का संवेष्टन।
ससीम केंद्रकी में हिस्टोन्स संगठित होते हैं, जिससे 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई का निर्माण होता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। डीएनए ऋणात्मक रूप से आवेष्टित अष्टक से लिपटा होता है, जिससे केंद्रिकाभ यानी न्यूक्लियोजोम का निर्माण होता है। आवर्ती केंद्रिकाभ न्यूक्लियोजोम केंद्रक में धागानुमा संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें एक के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में केंद्रिकाभ न्यूक्लियोजोम धागे पर मन के जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन संवेष्टित होता है, जिससे क्रोमेटिन तंतुओं का निर्माण होता है। मध्यावस्था में क्रोमेटिन तंतु संघनित होते हैं, जिससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इस संघनन के लिए हिस्टोन मुक्त गुणसूत्रीय प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। डीएनए की आनुवंशिक भूमिका की खोज 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के शोध से आरंभ हुई। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के 2 प्रभेदों, रोगजनक और गैर रोगजनक पर कार्य किया। ग्रिफिथ ने जब रोगजनक एस प्रभेद के ऊष्मा से मृत अवशेषों को गैर रोगजनक आर प्रभेद की जीवित कोशिकाओं से मिलाया, तो देखा कि इनमें से कुछ कोशिकाएं रोगजनक हो गईं। ग्रिफिथ ने इस चमत्कार को रूपांतरण का नाम दिया। रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक लक्षण वर्णन। कॉलिन मैक्लिओड व मैकलीन मैककार्टी ने ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक स्वरूप निर्धारण पर शोध किया। नीचे दिए शोध के अनुसार आप देख सकते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे चेस प्रयोग। सन 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि डीएनए T2 नामक जीवाणु भोजी फाज का आनुवंशिक तत्व है। उन्होंने कुछ विषाणु रेडियोधर्मी फास्फोरस रेडियोधर्मी डीएनए उत्पादक से युक्त एक साधन पर और कुछ अन्य रेडियोधर्मी गंधक यानी रेडियोधर्मी प्रोटीन उत्पादक युक्त साधन पर उगाए। रेडियोधर्मी विभोजियों को ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाने दिया गया। पाया गया कि रेडियोधर्मी डीएनए से युक्त विषाणु से संक्रमित जीवाणु रेडियोधर्मी थे, जबकि रेडियोधर्मी प्रोटीन से संक्रमित विषाणु में डीएनए नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि विषाणु से जीवाणु का प्रेषित तत्व डीएनए था। आनुवंशिक तत्व के गुण। एक आनुवंशिक रूप में कार्य करने हेतु एक अणु का निम्नलिखित मानकों को पूरा करना आवश्यक है। उसे प्रतिकृति बनानी चाहिए। उसे रासायनिक और संरचनात्मक स्तर पर स्थिर होना चाहिए। उसमें उत्परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। उसमें स्वयं को मेंडलीय लक्षणों के रूप में प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। आरएनए। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। जीवन की आवश्यक प्रक्रियाओं एवं प्रोटीन संश्लेषण तंत्र का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवंशिक तत्व के साथ साथ एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। एक उत्प्रेरक के रूप में आरएनए प्रतिक्रियाशील और अस्थायी था। इस तरह आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से एक स्थायी आनुवंशिक तत्व के रूप में डीएनए का विकास हुआ। कौन सा आनुवंशिक तत्व बेहतर है, आरएनए या डीएनए? आरएनए और डीएनए के कुछ लक्षण हैं। इस तरह आरएनए आनुवंशिक संदेश के संचरण के लिए बेहतर है, किंतु अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होने के कारण डीएनए आनुवंशिक संदेश के भंडारण हेतु बेहतर है। क्या आप जानते हैं, पूर्व निर्मित डीएनए बहुलक तथा चारों डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडों की थोड़ी सी मात्रा से डीएनए का संश्लेषण किया जा सकता है। इससे डीएनए बहुलक के शुद्धिकरण के साथ साथ जैविक रूप से सक्रिय डीएनए उत्पादन में सहायता मिलती है। सारांश। आइए
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। डीएनए आनुवंशिक संदेश का संग्रह करता है। आरएनए अधिकांशतः आनुवंशिक संदेश के अंतरण और अभिव्यक्ति में सहायता करता है। डीएनए रासायनिक एवं संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होने के कारण एक बेहतर आनुवंशिक तत्व है। डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। डीएनए कुंडली के क्षारक युग्म आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए कुंडली में पूरक आधार युग्मन होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रयोगों के आधार पर रूपांतरण सिद्धांत का हल निकाला। परिचय। एक दूसरे को देखो और 3 ऐसे शारीरिक विशेषताओं की सूची बनाओ जो तुम्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। मेरी आंख काली है और उसकी भूरी। मैं लंबी हूँ और हमारी नाक का आकार तथा बालों का रंग भी अलग है। क्या तुम्हारी आंखों का रंग या नाक का आकार तुम्हारे माता पिता से मिलता है? हाँ, मेरे पिता की आंखें भी भूरी हैं। वो क्या है जो हमें एक दूसरे से भिन्न करता है? डीएनए। बिल्कुल ठीक। आज हम ये जानेंगे कि डीएनए किस प्रकार अपनी प्रतिकृतियां बनाकर माता पिता एवं उनकी संतानों दोनों में समान गुणों को अभिव्यक्त करता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझना, आरएनए की प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी प्रकृति को समझना, आनुवंशिक कूट को पहचानना, अनुलेखनन की प्रक्रिया को समझना और स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझना। डीएनए प्रतिकृतियन क्या है? डीएनए की प्रतिकृति रचना का अर्थ डीएनए के अणु की प्रतिलिपि तैयार करने की प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिकृति की रचना कोशिका विभाजन से पहले कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में होती है। द्विरज्जुक डीएनए में प्रतिकृति की रचना संभव इसलिए हो पाती है क्योंकि प्रत्येक रज्जुक पूरक रज्जुक के लिए सांचे यानी टेम्पलेट का कार्य करता है। डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति पर मेसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग। वर्ष 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टॉल ने अपने प्रयोग से डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति को सही सिद्ध किया। डीएनए के क्षारों को चिन्हित करने हेतु उन्होंने 15 NH4Cl युक्त एक माध्यम में ई कोलाई का विकास किया और फिर कुछ कोशिकाओं को प्रकाश नाइट्रोजन 14N में बदल दिया ताकि नए संश्लेषित रज्जुक प्रकाश के रूप में ले सकें। उन्होंने डीएनए को जीवाणु कोशिकाओं से अलग किया और डीएनए को अलग करने हेतु इसे अपकेंद्रित किया। लाइट नाइट्रोजन के एक विखंडन के बाद डीएनए के अणु मध्यवर्ती घनत्व से संकरित हो जाते हैं। 2 विखंडन के बाद डीएनए के अणुओं 2 पट्टियों में अलग किया गया, एक लाइट डीएनए के लिए तथा एक संकरित डीएनए के लिए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होती है। प्रतिकृति की क्रियाविधि। डीएनए की प्रतिकृति का प्रक्रम कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में प्रतिकृति स्थल पर शुरू होता है। डीएनए के रज्जुक प्रतिकृति द्विशाख पर एंजाइम हेलिकेज द्वारा धीरे धीरे खुलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सांचों के रूप में कार्य करने के लिए 2 भिन्न रज्जुक उपलब्ध होते हैं। डीएनए पॉलिमरेज एक सांचे की सहायता से डीऑक्सी यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण को 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में ही उत्प्रेरित करता है। इस तरह प्रतिकृति एक रज्जुक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ध्रुवता वाले उन पर निरंतर होती रहती है, जबकि दूसरे रज्जुक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ध्रुवता वाले इन पर प्रतिकृति रुक रुक कर होती है। डीएनए लाइगेज एंजाइम अनियमित रूप से
संश्लेषित खंडों को आगे चलकर एक दूसरे से जोड़ता है। अनुलेखन। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन इकाई में जीन को वंशागति की एक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संपार डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। ससीम केंद्रक में संरचनात्मक जीन एकल संपारी मोनोसिस्टोनिक होता है। असीम केंद्रकी में संरचनात्मक जीन बहुसंपारी यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। एकल संपारी जीन में अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम व्यक्तेक यानी एक्सॉन और अव्यक्तेक यानी इंट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। व्यक्तेक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में होते हैं। अव्यक्तेक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलता है। आरएनए के प्रकार। एक कोशिका के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए 3 प्रकार के आरएनए होते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। दूत आरएनए क्षार अनुक्रम के कूट को कोशिका से राइबोसोम तक ले जाकर टेम्पलेट्स प्रदान करता है। टीआरएनए अंतरण आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है, आनुवंशिक कूट को पढ़ता है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया। अनुलेखन की प्रक्रिया में निम्न चरण आते हैं: प्रारंभन कारक सिग्मा अनुलेखन प्रक्रिया के प्रारंभन में सहायता करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक पर डीएनए से जुड़ जाता है। डीएनए कुंडली खुलकर सांचा रज्जुक यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को अनावृत कर देती है। दीर्घीकरण। एमआरएनए का संश्लेषण डीएनए के एक रज्जुक का 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में सांचे के रूप में उपयोग कर किया जाता है। जैसे जैसे दीर्घीकरण बढ़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को संश्लेषित कर रहे डीएनए के साथ साथ बढ़ता है। पहले से अनुलिखित डीएनए पीछे होता जाता है। आरएनए जीन के अंत में समापक अनुक्रम पर पहुंच जाता है। समापक कारक का उपयोग करते हुए अनुलेखन समाप्त होता है। एमआरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। ससीम केंद्रक में अनुलेखन की प्रक्रिया। मूल अनुलेखन प्रक्रिया के साथ साथ ससीम केंद्रक में अनुलेखन प्रक्रिया के अंदर 2 अतिरिक्त जटिलताएं होती हैं। 3 आरएनए पॉलीमरेज की केंद्रक में उपस्थिति। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए 5 एसआरआरएनए एवं एसएनआरएनए का अनुलेखन करता है। व्यक्तेक और अव्यक्तेक की उपस्थिति। अव्यक्तेक को जीन्स को संबंधन और फिर एचएनआरएनए का आच्छादन एवं पुच्छन कर अलग किया जाता है। आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट उन नियमों का समुच्चय है जिनसे आनुवंशिक तत्व डीएनए या एमआरएनए में कूटबद्ध संदेश अमीनो अम्ल अनुक्रमों में स्थानांतरित होता है। इस कूट से निर्धारित होता है कि प्रकूट कहलाने वाले 3 न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम किस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि आगे प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कौन सा अमीनो अम्ल जोड़ा जाएगा। आनुवंशिक कूट की मुख्य विशेषताएं। प्रकूट यानी कोडॉन, त्रिक यानी ट्रिपलेट होते हैं। 61 प्रकूट 20 अमीनो अम्लों के लिए कोड बनाते हैं,
परंतु 3 स्टॉप प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं बनाते। प्रत्येक प्रकूट एक अमीनो अम्ल के लिए सुस्पष्ट और सुनिश्चित होता है। ये कूट सभी जीवधारियों के लिए लगभग सार्वभौमिक है। मिथियोनाइन का प्रकूट AUG प्रारंभन प्रकूट के रूप में भी कार्य करता है। आनुवंशिक कूट पर उत्परिवर्तन का प्रभाव। किसी संरचनात्मक जीन में किसी क्षार का प्रवेश कराने या उसका विलोपन करने वाले बिंदु उत्परिवर्तन के प्रभाव से अमीनो अम्ल अनुक्रम में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण, दात्रा कोशिका सुरक्तता रोग में एक एकल क्षारक युग्म बीटा हीमोग्लोबिन श्रृंखला में परिवर्तन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल अनुक्रम ग्लूटामेट से वैलिन में बदल जाता है। टीआरएनए अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। ये आनुवंशिक कूट को पढ़ने के साथ साथ विशेष अमीनो अम्लों से जुड़ा होता है। टीआरएनए में एक प्रति प्रकूट पॉश यानी एंटीकोडॉन लूप होता है, जिसमें कूट के पूरक क्षार होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अमीनो अम्ल ग्राही छोर होता है जो इसे अमीनो अम्ल से जोड़ता है। टीआरएनए की द्वितीयक संरचना तिपतिया यानी क्लोवर लीफ की पत्ती की तरह होती है, जबकि अपनी यथार्थ संरचना में टीआरएनए एक सुसंहत अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। स्थानांतरण ये वो प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुकरण से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। राइबोसोम प्रोटीनों का संश्लेषण करने वाला कोशिकीय कारखाना है। निष्क्रिय अवस्था में राइबोसोम 2 उप एककों लघु एकक तथा दीर्घ एकक से मिलकर बनता है। एक पेप्टाइड बंध के निर्माण हेतु अनुवर्ती अमीनो अम्लों को जोड़ने और एक दूसरे के अति निकट लाने के लिए दीर्घ उप एकक में 2 स्थल होते हैं। mRNA में एक स्थानांतरण इकाई निम्न से मिलकर बनती है। प्रारंभक प्रकूट यानी स्टार्ट कोडान AUG, रोध प्रकूट कोडॉन, गैर स्थानांतरित UTR क्षेत्र। स्थानांतरण के चरण। स्थानांतरण के प्रथम चरण को टीआरएनए के आवेशन या टीआरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। ये आवेशन अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध के निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब राइबोसोम का लघु एकक mRNA में मिलता है, तब ये दीर्घ एकक को प्रारंभक प्रकूट पर mRNA से जुड़ जाने की प्रेरणा देता है, जिसकी पहचान केवल प्रारंभक टीआरएनए द्वारा की जाती है। जब जब एक नया टीआरएनए राइबोसोम में आता है, तब तब इसके द्वारा ले जाया गया अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ता चला जाता है। अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूट से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है तथा राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, आणविक कोमिंग यानी धुनाई एक तकनीक है जो डीएनए प्रतिकृति रचना के परिणामात्मक विश्लेषण को संभव बनाती है। इस विधि में डीएनए संश्लेषण के आरंभ होने के उपरांत अलग अलग समय बिंदुओं पर एक निश्चित केंद्रक से क्रोमेटिन को अलग अलग चिन्हित किया जाता है। फिर जीनोमिक डीएनए को अलग कर शीशे की सतह पर साफ किया जाता है और माप सीधे चिन्हित डीएनए पर लिए जाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। डीएनए अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव विधि से प्रतिकृति बनाता है। पूरक एच बंध इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। अनुलेखन के समय डीएनए का एक रज्जुक पूरक आरएनए के संश्लेषण के लिए एक सांचे के रूप में कार्य करता है। ससीमिक केंद्रक में
अवयक्ति के संबंधन के साथ अनुलेखन प्रक्रिया होती है। दूत आरएनए में 4 अनुक्रम होते हैं, जिनका एक अमीनो अम्ल के कूट लेखन हेतु 3 के युग्म में अध्ययन किया जाता है। राइबोसोम स्थानांतरण प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, जो दूत एमआरएनए से जुड़कर अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए मंच तैयार करता है। परिचय। क्या तुम्हें अपने चेहरे पर बढ़ते रोए अच्छे लगेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये शरीर कैसे तय करता है कि हमारे शरीर पर कितने बाल और अन्य विशेषताएं होनी चाहिए? हमारे शरीर में लक्षण जीनों के कारण दिखाई देते हैं। सही है, किंतु केवल कुछ ही जीन सामने आते हैं और अन्य छिपे रहते हैं। क्यों? कुछ जीन हमारे शरीर की कुछ असंगत विशेषताओं जैसे चेहरे पर बालों की वृद्धि को बाहर आने से रोकने के लिए छिपे रहते हैं। तुम ठीक कह रही हो, किंतु ये कौन तय करता है कि कोई खास जीन दिखाई दे या नहीं? हमें नहीं मालूम। ठीक है, आओ आज हम इस पर चर्चा करें कि हमारे शरीर में जीन नियंत्रित कैसे होते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ससीम केंद्रकों और प्राक केंद्रकों में जीन के नियमन को समझना, लैक प्राचलेख के क्रियाकलाप को समझना, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्यों और विशेषताओं की पहचान करना, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए उंगली छापी की अवधारणा को समझना, जीन की अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिससे जीन के किसी क्रियाशील उत्पाद के संश्लेषण में जीन से प्राप्त संकेत का उपयोग किया जाता है। ससीम केंद्रकों में जीन अभिव्यक्ति को विभिन्न स्तरों पर नियमित किया जा सकता है, जैसे अनुलेखन स्तर यानी प्राथमिक अनुलेखन का संगठन, संसाधन स्तर यानी संबंधन का नियमन, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवण को अभिगमन, और स्थानांतरण स्तर, धनात्मक एवं ऋणात्मक नियमन। अनुलेखन स्तर पर किसी निर्दिष्ट उन्नायक पर आरएनए पॉलीमरेज सहायक प्रोटीनों के साथ आदान प्रदान से नियंत्रित होता है, जिसका आरंभ स्थलों पर इसकी पहचानने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इन नियंत्रक प्रोटीनों की अनुक्रमों से अनुक्रिया होती है, जिसे प्रचालक यानी उन्नायक के निकटस्थ कहा जाता है। यह अनुक्रिया निम्नलिखित दोनों हो सकती है, धनात्मक नियमन यानी प्रेरक और ऋणात्मक नियमन यानी दमनकारी। लैक प्रचालेख। प्रचालेख जीनों का समूह जिनका रूप परिवर्तन आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया के नियमन में साथ साथ होता है। लैक प्रचालेख। फ्रैंकवा जैक एवं जाक मोनोड लैक प्रचालेख के प्रथम व्याख्याकार थे। यह जीन समूह है जो दुग्ध शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसमें दुग्ध शर्करा के संसाधन में लगे 3 जीन शामिल होते हैं। जेड जीन, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस के लिए कूट लेखन करता है, जिससे दुग्ध शर्करा का शर्करा एवं ग्लैक्टोज में जल अपघटन होता है। वाई जीन, यह कोशिका कला के लिए कूट लेखन करता है, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोशिका की पारगम्यता में वृद्धि करती है। एक जीन, यह एसिटिल समूहों को परमीएज में स्थानांतरित करने वाले किसी भी प्राकिण्व के लिए कूट लेखन करता है। इसमें एक नियंत्रक जीन आई जीन होता है, जो लैक प्रचालेख के दमनकारी के लिए कूट लेखन करता है। लैक प्रचालेख का नियमन। दुग्ध शर्करा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का कार्य करती है और यह प्रचालेख यानी ओपेरॉन के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। दमनकारी प्रोटीन का आई जीन से सतत संश्लेषण होता रहता है। दुग्ध शर्करा के अभाव में दमनकारी प्रोटीन प्रचालक क्षेत्र को बांधता है
और आरएनए पॉलीमरेज को प्रचालेख का ध्वन्यात्मक रूप परिवर्तन करने से रोकता है। दुग्ध शर्करा प्रोटीन में संरचनात्मक परिवर्तन करने और इस तरह से इसे निष्क्रिय करने वाले दमनकारी प्रोटीन के साथ अनुक्रिया करती है। परिणाम स्वरूप आरएनए पॉलीमरेज प्रचालक तक पहुंचता है और प्रचालेख का अनुलेखन शुरू करता है। मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना HGP एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शोध परियोजना है जिसका मुख्य लक्ष्य डीएनए का संगठन और भौतिक तथा कार्यात्मक दोनों दृष्टियों से मानव जीनोम के जीनों की पहचान और मानचित्रण करने वाले रासायनिक क्षारक युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना है। यह वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। मानव जीनोम परियोजना की कार्य पद्धति। मानव जीनोम परियोजना 2 पद्धतियों से पूरी की गई। आरएनए के रूप में प्रकट जीनों की पहचान कर, यानी व्यक्त अनुक्रम घुंडियां, सभी संकेतकी और गैर संकेतकी अनुक्रम से युक्त समस्त जीनोम विन्यास का अनुक्रमण कर और फिर अनुक्रम में विभिन्न क्षेत्रों का उनके कार्यों के साथ निर्धारण कर, यानी अनुक्रम टिप्पणी। अनुक्रमण के लिए किसी कोशिका का समस्त डीएनए अलग होकर अपेक्षाकृत छोटे आकारों के यादृच्छिक खंडों में बदल जाता है। ये अनुक्रम आगे निर्दिष्ट रोगवाहकों का, जिन्हें BAC यानी जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र और YAC यानी यीस्ट जन्य कृत्रिम गुणसूत्र कहा जाता है, उपयोग करते हुए उपयुक्त परपोषियों यानी जीवाणु या खमीर के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर कंप्यूटर आधारित प्रोग्रामों का उपयोग करते हुए इन अनुक्रमों को परस्पर व्यापी खंडों के अनुरूप क्रमबद्ध किया गया। मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं। मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। औसत जीन में 3000 क्षार यानी क्षारक होते हैं। डिस्ट्रोफिन अब तक ज्ञात विशालतम मानव जीन है, जिसमें 2.4 मिलियन क्षार होते हैं। लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्षार सभी लोगों में एक समान होते हैं। लगभग 50% जीनों के कार्य अज्ञात हैं और प्रोटीन के लिए केवल 2% से कम जीनोम का संहिताकरण करते हैं। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 होते हैं, जबकि गुणसूत्र Y में सबसे कम 2 से 31। मानव शरीर में लगभग 1.4 मिलियन स्थान ऐसे हैं जहां एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता होती है। डीएनए बहुरूपता। यदि किसी जनसंख्या में वंशागति जन्य उत्परिवर्तन बारंबार होता हो तो इसे डीएनए बहुरूपता कहा जाता है। ये विविधताएं मुख्यतः कूट मुक्त डीएनए अनुक्रमों में पाई जाती हैं, क्योंकि संभव है कि किसी व्यक्ति विशेष की जनन क्षमता में इन अनुक्रमों में उत्परिवर्तनों का कोई तात्कालिक प्रभाव यानी असर नहीं हो। फलस्वरूप ये उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होते रहते हैं और परिवर्तनशीलता का क्षार तैयार करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यह एक तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच भेद करने हेतु केवल उनके डीएनए नमूनों के क्षार पर करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पुनरावर्ती डीएनए कहलाने वाले विशिष्ट डीएनए में अंतरों की पहचान शामिल होती है। सघनता पादचारी अपकेंद्रण के दौरान जीनोमी डीएनए समूह से अलग अलग शीर्षों के रूप में अलग हो जाते हैं। डीएनए समूह एक मुख्य शिखर का निर्माण करता है और अन्य छोटे शिखरों को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए प्रोटीनों के लिए कूटबद्ध नहीं होता, इसमें प्रबल बहुरूपता होती है और ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार तैयार करता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का विकास एलेक जेफरीज ने किया। इसमें जीन के अलीलों में एक अन्वेषी के रूप में न्यूक्लियोटाइड
के एक के बाद एक क्रम में बार बार आने वाले अनुक्रमों यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स यानी VNTR का उपयोग किया जाता है। VNTR एक लघु सैटेलाइट DNA है। ये DNA का एक लघु अनुक्रम है। विभिन्न प्रतिकृति समूहों में एक के बाद एक क्रम में सज्जित रहता है, जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में भिन्न होती हैं। पुनरावृत्ति समूहों में बहुरूपता बहुत होती है। फलस्वरूप VNTR का आकारों में 0.1 से 20 kb तक का अंतर होता है। VNTR जांच के साथ संकरण के बाद ऑटो रेडियोग्राम से अलग अलग आकारों के कई बंध प्राप्त होते हैं। ये बंध किसी DNA विशेष के लिए एक अभिलक्षणिक संरचना प्रस्तुत करते हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के चरण। DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में अन्वेषी के रूप में रेडियो चिन्हित VNTR का उपयोग करते हुए सदन प्लॉट यानी विशिष्ट DNA अणुओं की पहचान की प्रयोगशाला विधि संकरण का उपयोग किया जाता है। इस चरण में शामिल हैं DNA का वियोजन, अवरोधी एंडोन्यूक्लियस द्वारा DNA का भक्षण, वैद्युत कण संचालन द्वारा DNA खंडों का विलगन, DNA के विलगित खंडों को संश्लेषित झिल्लियों जैसे नाइट्रोसेलुलोस या नायलॉन में छीलना, चिन्हित VNTR अन्वेषी के उपयोग से संकरण, संकरित DNA खंडों की ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान। क्या आप जानते हैं, एक बहुविध जीन नियमन प्रणाली एक प्रणाली है जो एक ही कोशिका, ऊतक या प्राणी में बहुत से जीनों के एक साथ और मात्रात्मक नियमन की छूट देती है। किसी कोशिका में बाहरी जीनों का नियमन PR1 उन्नायक जैसे प्रेरक उन्नायकों द्वारा हो सकता है। तंबाकू से निकाले गए PR1 उन्नायक को रोगजनक आक्रमण के बाद संवर्गी उपार्जित प्रतिरोधक प्रतिक्रिया यानी सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस रिस्पॉन्स में प्रेरित किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अनुलेखन का नियमन जीन अभिव्यक्ति के नियमन का पहला चरण है। जीवाणु में लैक प्रचालेख वो प्रचालेख है जो दुग्ध शर्करा के उपापचय हेतु उत्तरदायी जीनों के लिए कूटलेखन करता है। मानव जीन समूह परियोजना एक महापरियोजना थी जिसका लक्ष्य मानव जीन समूह के हर क्षार का अनुक्रमण करना था। छाप DNA स्तर पर जीव संख्या के व्यष्टियों में भिन्नताओं का पता लगाने की एक तकनीक है। ये DNA अनुक्रमों में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है।